नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के मुद्दे की। बिहार विधानसभा के 26 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में शुक्रवार यानी कि आज परिसर में सत्र संचालन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई। इसमें महागठबंधन पिछले विधानसभा सत्र के दौरान हुई घटना को उठाता दिखाई दिया। माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि हम विधानसभा में हुई घटना को कभी नहीं भूल सकते हैं। पिछले विधानसभा सत्र में हुई घटना से विधायक, जनता व विधानसभा की गरिमा सभी का अपमान हुआ है, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए बैठक में सुरक्षा संबंधी और किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होना है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां अपने अपने तरीके से विधानसभा में सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में जुट गई हैं। वहीं 25 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर भी महागठबंधन की बैठक होगी, जिसमें सभी पार्टी के नेता और विधायक रहेंगे। महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल राजद के नेता तेजस्वी यादव इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में तय होगा कि सत्र की कार्यवाही में महागठबंधन किस तरह भागीदारी करे। मानसून सत्र में महागठबंधन एक साथ प्रदर्शन करेगा, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। वहीं पार्टियां अपने क्षेत्र के मुद्दों और आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर प्रदर्शन करेंगी, लेकिन इस सत्र में यह देखने को मिलेगा कि सभी पार्टियां एक साथ परिसर के भीतर और बाहर प्रदर्शन करेंगी। देखिए, पूरा सकारात्मक वातावरण में बैठक हुई है। सभी का रचनात्मक भाव था। सभी बिहार के विकास के प्रति समर्पित हैं। सदन चलाने के लिए सबका सहयोग का आश्वासन मिला है और सदन बेहतर ढंग से चलेगा। पहले भी 17वीं विधानसभा के सभी माननीय सदस्य जिस तरह से एक सकारात्मक वातावरण में कार्य किए हैं, किसी की नज़र लगी दुखद घटना कुछ क्षण के लिए घटी, कुछ घंटे के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हर गलती से हम सबक लेकर बेहतर की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये एक सकारात्मक भाव है, ये अच्छी बात है बिहार के लिए। सबका सकारात्मक रुख रहा, सभी लोग सदन चलाने के और बेहतर चलाने के लिए, और जो घटना घटित हुआ है वैसी घटना घटित न हो, वैसी स्थिति उत्पन्न न हो, ये माहौल भी सभी बड़े सदस्यों की जिम्मेवारी है। अति उत्साह में या जानकारी के अभाव में कुछ घटना घटित हो गई है तो वो तो आचार समिति है और बड़े पदाधिकारी लोग देख रहे हैं, लेकिन आगे बेहतर हम करें, इसकी तैयारी में हम लोग लगे। बजट सत्र में आपने कहा कि 95-90% काम हुए, समय का सदुपयोग हुआ। ये 5 दिन के सत्र को लेकर के कितना आशान्वित है कि इस बार कैसे? आपको 93% का सकारात्मक जवाब आया है और कल वरीय पदाधिकारियों की बैठक में 7% का जवाब जो नहीं आया है, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी और मुख्य सचिव सबको वो 7% के जवाब के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम समन्वय बैठा करके वो भी करेंगे। 100% का लक्ष्य है। तो बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां अपने अपने तरीके से विधानसभा में सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारियों में जुट गई हैं। विधानसभा सत्र को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया हम आपको सुनाते हैं। विगत दिनों जो घटना हुई, उस घटना के कारण जो बातें कही जा रही है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था और वो स्थिति नहीं दोहरा जाए, इसके लिए आज हम सभी राजनीतिक दल के लोगों ने अपनी भावना व्यक्त की है। हम उसका आदर भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सदन बेहतर ढंग से चलेगा। शेष जो कार्रवाई की बात है या सदन के अंदर या सदन के बाहर जिस प्रकार की घटनाएं हुई है, वो तो दोनों घटनाओं पर माननीय अध्यक्ष जी ने संज्ञान लिया है और माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा सरकार को जो निर्देशित किया गया उस आलोक में 2 हमारे जो जवान हैं उन्हें निलंबित किया गया है। लेकिन सदन के अंदर भी कई प्रकार की चीज़ें हुई है जो माननीय अध्यक्ष जी उसको देख रहे हैं, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
क्योंकि सदन के अंदर वो उस पर कार्यवाही चल रही है, तो इसलिए उस कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने जो सरकार को निर्देशित किया है, सरकार ने अविलंब कार्रवाई की। सदन कैसा रहेगा मानसून सत्र का, और सरकार? देखिए, सदन अच्छा ही रहेगा। हम तो अपने नेता प्रतिपक्ष और सभी राजनीतिक दलों के अपने माननीय विधायकों से, माननीय नेताओं से आग्रह करेंगे कि सदन को चलाएं, बेहतर ढंग से चलाएं, क्योंकि सदन में जो बिहार की जो जनभावना है, बिहार की जो आकांक्षाएं हैं सरकार से, वो सारी चीज़ें परिलक्षित होती है। और माननीय विधायकों के द्वारा भी जो कई प्रश्न आते हैं, उसके द्वारा कहाँ क्या घटित हो रहा है उसकी भी जानकारी मिलती है। तो हमारे लिए तो ये एक अच्छी बात है। देखिए, हम लोग पूरी बात को, जो नेता प्रतिपक्ष 23 तारीख को जो घटना घटित हुई है, शर्मनाक अलोकतांत्रिक हिंसात्मक जो घटना घटी, ये दुखदपूर्ण जो घटना घटी, उसके संबंध में हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय को स्मारित किया कि नेता प्रतिपक्ष ने 3/4 को, 13/7 को 2-2 पत्र दिया, सारा बिंदुवार उल्लेखित है। उन्होंने कृत कार्रवाई से अवगत कराने का भी अनुरोध किया है आपसे महोदय, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के आप पत्र पर आंशिक कार्रवाई की। हम लोग इस आंशिक कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। माननीय विधायक डरे हुए हैं कि अपनी बात को सदन में हम किस तरह से रखें। तो अध्यक्ष महोदय ने पूरी बात को गंभीरता से सुना और महागठबंधन की ओर से भी नेता प्रतिपक्ष जो पत्र दिए थे उसका भी हम लोग उसमें उल्लेखित किए और आज भी चाहे हैं कि कृत कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट नहीं है। ये बड़े पदाधिकारी किनके आदेश पर, ये डीएम, एसएसपी और आपको एएसपी, कोई फुलवारी शरीफ के मनीष कुमार थे, संभवतः उन लोगों का जो कृत है, जो वीडियो फुटेज में है, उसको महोदय विस्तार से आप देखिए। आप वीडियो फुटेज आज 4 महीना के बाद महोदय आप बैठक कर रहे हैं, जब सदन तृतीय इस सत्र का तृतीय बैठक हो रही है, तो उसमें आप ये बुलाएं 4 महीना के अंदर आपको वीडियो फुटेज को सब दलीय नेता को बुलवा के, जो आज बैठक सत्र से पहले कर रहे हैं, ये आपको पहले करना चाहिए 4 महीना के अंदर में। और ये बैठक होती तो आज उसके आधार पर, वीडियो फुटेज के आधार पर आप कार्रवाई करते, तो हमको लगता कि आपने। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की सीधी तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। कार्ड पर लिखा भी रहता है कि अगर कोई आपको आवश्यकता है तो आप टोल फ्री नंबर पर फोन करिए, उस कॉल सेंटर का उसका निस्तारण भी हो जाता है। और तीसरी बात मैंने आपको बताया, अगर कोई हमको कंप्लेंट कहीं से भी मिलेगा तो उसका हम लोग जरूर शिकायत का सुनवाई करते हैं। जी अच्छा, एक तो ये एसईसी डाटा जो 2011 का था, ये उन परिवारों का बना है जो गरीबी रेखा से नीचे के हैं। तो अगर उस परिवार में आप भी आते हैं एज अ पत्रकार या एज अ कॉमन मैन, तो उनका तो बनेगा, पर वो डेटा केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है, उस डेटा के अनुसार हम अपना बनाते हैं। और अगर आपके पास अंत्योदय कार्ड है तो मैं आपका बना दूंगा। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। 2001 अच्छा 2001 में नहीं, ऐसा है कि ऐसा है ना कि जिला अस्पतालों जिला अस्पतालों में, एक मिनट, जिला अस्पतालों में सभी का इलाज निःशुल्क होता है। जिला अस्पतालों में किसी से भी शुल्क नहीं लिया जाता, तो वो तो प्रश्न नहीं है। आज जो बात हो रही है, नहीं वो बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा सत्र के बारे में। 26 तारीख से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और इसी को लेकर हमारी चर्चा जारी है। चलिए, 2 मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभी सीधे मेहमानों से हम आपका परिचय करवा देते हैं। भाई अरुण इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी से, इनके अलावा जेडीयू से भी नेता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अरुण जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। पहला सवाल मेरा बस यही है कि 26 तारीख से जो बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है,
इस बार विपक्ष के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें सत्र के दौरान उठाया जाएगा? देखिए, अभी तो सबसे बड़ी मुद्दा या कहिए या सबसे बड़ा जो सवाल है वो विधानसभा में विधायकों की सुरक्षा की बात है। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था, लेकिन उस पत्र पर कार्रवाई नहीं के ही बराबर हुई है और 2 मामूली सिपाही को उन्होंने निलंबित कर दिया। क्या ये सोचने वाली बात है कि सिपाही जो कि बिहार पुलिस का जवान है वो किसी विधायक पर हाथ उठा सकता है? वो अपने मन से विधायकों को पीट सकता है, महिला विधायकों के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है बिहार पुलिस के 2 जवान? ये पूरा विधानसभा में वीडियो फुटेज है। आज कल कोई प्रदर्शन होता है, धरना होता है, तो बिहार सरकार करती है कि वीडियो के फुटेज के आधार पर FIR दर्ज करती है, तोड़ करने वालों पर FIR दर्ज करती है। और विधायकों को 2 हाथ तोड़ा गया, विधायकों के साथ तोड़फोड़ की गई, उसका वीडियो फुटेज पर कोई कार्रवाई नहीं है। उस पर FIR क्यों नहीं हुई? वो निलंबित क्यों नहीं हुआ? तो नाखून कटाकर शहीद होने वाली कहावत विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया गया, नाखून काटने का काम किया गया। और ये 2 सिपाही तो विधायकों के सुरक्षा में होते हैं। एक विधायक को 4 सिपाही दिया जाता है, 4 पुलिसकर्मी दी जाती है सुरक्षा के लिए। पुलिस के जवान कभी विधायक पर हाथ नहीं, वो बेचारा निरीह प्राणी है, उस पर कार्रवाई किया जाना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस पर कार्रवाई किया ही नहीं जाना चाहिए। इस अभियान में अगर जो भी की जानी चाहिए वो अधिकारियों पर, SP स्तर के कारोबारियों पर, DSP स्तर के कारोबारियों पर। बिहार विधानसभा में कौन आदेश दे रहा था कि मारो, पीटो, उठाकर फेंको? ये सभी वीडियो फुटेज वहां पर संग्रहित है। विधानसभा के अंदर जो हंगामे हुए, अगर हमने गलती की है तो हमारे भी उसमें वीडियो फुटेज होंगे। तो जो ये लोग आरोप लगाते हैं कि RJD के विधायक या फलना विधायक ऐसे किए, तो वीडियो फुटेज देखिए ना, गलती जिसका है उस पर कार्रवाई कीजिए। ये तो नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 2 पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिए। ये क्या है? ये लीपा पोती का खेल क्यों कर रहे हैं? इस घटना की जांच 4 महीने हो गए। इस घटना की जांच के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ नहीं किया। और जब कल परसों से जब यानी कि इस बार का जो सत्र है उस सत्र में ये मसला बहुत जोर शोर से उठेगा, ये बात तो साफ तौर पर नजर आ रही है। एक बार एक रिएक्शन ले लेते हैं सर, मैं तुरंत लौट रही हूँ आपके पास। मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जनता दल यू से, एक बार उनसे उनका रिएक्शन ले लेते हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका NP न्यूज पर। और सवाल सीधा सा है सर, पिछली बार की जो यादें हैं वो अभी खत्म नहीं हुई हैं, वो अभी भी ऐसी ही ताजा हैं, और जिस तरह की बदतमीजी हुई या यूं कहें कि पूरे विधानसभा की गरिमा जिस तरह से भंग हुई वो सबको याद है। इस बार कैसे बचेंगे आप, और इस मसले पर कार्रवाई क्या हुई, ये सवाल लगातार उठ रहा है। JDU से मनोज जी हमारे साथ जुड़े थे, जिनसे अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा लौटेंगे उनके पास। भाई अरुण जी, तब तक मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। सर, बात वही है कि आपने कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई कर दी। क्या इस कार्रवाई से सब कोई संतुष्ट है? आप तो कह रहे हैं कि हम ये मसला उठाएंगे, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि जो अन्य विपक्षी दल हैं वो भी इस मसले को जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इस कार्रवाई से कौन संतुष्ट है? हमें ये नहीं लग रहा होगा कि विधानसभा अध्यक्ष भी इस कार्रवाई से संतुष्ट होंगे कि 2 पुलिस नहीं। वो आज की बैठक के बारे में उन्होंने ये रिएक्शन दिया है सर। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बैठक हुई है और विपक्ष ने हमें आश्वस्त किया है कि पूरा सत्र हम शांतिपूर्वक तरीके से चलने देंगे। उन्होंने ये बात कही है। उनकी इस बात पर आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और इस मसले पर आज चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले बार के सत्र में हमने देखा था किस तरह से विधानसभा की गरिमा को भंग किया गया था। यहां पर विपक्षी विधायकों को उठा कर बाहर फेंका गया था और कई ऐसे विधायक थे जो इस दौरान चोटिल भी हो गए थे। इसलिए इस मसले पर आज चर्चा हो रही है कि जब पिछली बार इतनी अव्यवस्थाएं देखने को मिली तो उस पर क्या कार्रवाई हुई और दूसरा इस बार किस तरीके से आप व्यवस्थाओं को बनाकर रख पाएंगे। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे सवाल कर रही थी सर, बताइए, वो स्पीकर तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो आश्वस्त किया है कि सत्र पूरी तरीके से चलेगा और आज की बैठक में भी आप लोग संतुष्ट रहे। देखिए, विरोधी दल कभी भी, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल खास करके विरोधी दल में जो है, हम लोग गांधी, लोहिया, जयप्रकाश के रास्ते पर चलने वाले हैं, अहिंसा के रास्तों पर चलने वाले हैं। हिंसा के रास्ते पर हम लोग कभी नहीं चले। और हम लोग ने विधानसभा अध्यक्ष को पहले भी कहा था कि सत्र को अगर ठीक ढंग से आप चलाए तो ठीक ढंग से हम लोग हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन लोकतंत्र में ये तो नहीं ना कि लोकतंत्र में विधायकों के मुंह पर पट्टी बांध दीजिएगा। विधायक तो बोलेंगे ही, सवाल उठाएंगे ही। 4 दिन का सत्र है, 5 दिन के सत्र में 1 दिन श्रद्धांजलि में ही बीत जाता है और 4 दिन अगर हल्ला में बीत जाएगा तो क्या जनता की बात को आप समझिएगा, क्या जनता की बातों को आप जनता के काम करिएगा। पहला तो है कि सत्र को लंबा होना चाहिए जिससे कि लोग अपनी बातों को लोकतंत्र के मंदिर में रख सकें। आपका जो प्रोग्राम है राजधर्म, राजधर्म क्या कहता है? राजधर्म यही ना कहता है कि जनता को किस प्रकार से हम अपनी सेवाओं को दे सकें। एक तरह से विधानसभा मुख्यमंत्री राजा होता है और बाकी लोग प्रजा होते हैं, तो अपने प्रजा को किस प्रकार से वो सुख दे सके, किस प्रकार से प्रजा को महंगाई से छुटकारा दिला सकते हैं, किस प्रकार प्रजा को, जनता से जुड़े मुद्दे हैं जिनको उठाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मनोज जी, आपके पास आना चाहेंगे। बताइए सर, आप सारी बातें सुन रहे थे अरुण जी की और सवाल वही है कि जो पिछली बार हुआ था उसको लेकर अभी तक क्या कार्रवाई की है आपने और जो कार्रवाई आपने की है क्या उससे विपक्ष संतुष्ट है? देखिए, सबसे तो बड़ी बात यह है कि जो कार्यक्रम है, आज जो विधानसभा का स्थिति है, जितने कम दिनों का है, उस विषय पर इन लोगों का कभी कोई आज तक बातचीत ही नहीं हो पा रहा है। तो इसमें इनसे कोई अपेक्षा नहीं रखती है क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ही का नाम, उसको विकास से कुछ लेना देना नहीं है। अगर विकास से नहीं लेना देना है तो इनका यही काम रहेगा, कभी विधायकों को लेकर चले जाएंगे, कभी अध्यक्ष के आसन के पास खड़े हो जाएंगे। अपनी गलती तो इन लोगों को कभी बोलना ही नहीं है, तो इसीलिए इनके बात को नहीं। और जो विधानसभा अध्यक्ष का जो निर्णय है उस निर्णय को हम लोग मानते हैं, उन्होंने फैसला लिया है। अब इनको अब उस फैसले पर भी आपत्ति है तो उस चीज का क्या किया जा सकता है? कोई आदमी इनको कुछ कह नहीं सकता है। और क्योंकि इसमें क्या कर सकते हैं, तो विधानसभा विपक्ष कभी भी नहीं चाहती है, राष्ट्रीय जनता दल, कि कोई विकास के मुद्दे की बात इस पर हो। और विकास के मुद्दे की क्या बात होगी? राष्ट्रीय जनता दल को कभी जो है विकास से कुछ लेना देना कभी तो रहा ही नहीं है। तो इसलिए इनसे हम लोगों को वही अपेक्षा है कि ये आएंगे, आप देखेंगे कि फिर ये हल्ला हंगामा करके जनता का जो सवाल उठाना चाहिए उस सवाल को वो उसी हिसाब से मने रख देंगे। इसीलिए हम आग्रह भी करेंगे विपक्ष के नेताओं से कि विधानसभा चले, जो जिसके लिए विधानसभा को कहा जाता है, और जनता अपने सवालों को अपने विधायकों से सुनना चाहती है तो उस पर उनका आना चाहिए। हमारा तो यही इनसे रिक्वेस्ट रहेगा। अब अगर ये नहीं तो आप उन्हें बाध्य कर रहे हैं क्या सर? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ, आप उन्हें बाध्य कर रहे हैं क्या कि जो फैसला सुना दिया वो मान लिया जाए, वो संतुष्ट हो जाए? उनके विधायकों को विधानसभा से उठाकर बाहर फेंक दिया और आप चाहते हैं कि वो शांतिपूर्वक मान ले कि ठीक है, आपने 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया और हो गया? नहीं, विधायक को बाहर फेंक दिया तो विधायक जी वहाँ आरती कर रहे थे क्या? अध्यक्ष के आसन को घेरे हुए थे। बिहार के इतिहास में नहीं, देश के इतिहास में ऐसे शर्मनाक घटना कभी हुई थी क्या?
अध्यक्ष को चेंबर को कब्जा किए हुए हैं, आने नहीं दे रहे हैं, और यहाँ से यहाँ जाके अध्यक्ष के पास खुद आगे नहीं जाके महिला विधायक को खड़ा करके किया, तो उन विधायकों का अगरबत्ती दिखाया जाता। पल्लवी जी, गलत विधायक करेगा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी क्या? उनको उठा के बाहर किया। उसमें जिस तरह की घटना अगर कोई 2 पुलिस कर्मियों ने किया, जो वीडियो फुटेज से जो आया, तो उसका अनुसार हुआ। इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। ये विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं कि विधायकों को जान माल का खतरा है। विधायकों को आज तक कोई खतरा है क्या? आप गलत करोगे, कोई भी रहोगे, या सत्ता पक्ष से जुड़े रहोगे या विपक्ष के जुड़े रहोगे, विधानसभा की जो क्रियान्वयन है उसको नहीं मानोगे तो आपके साथ वही सलूक किया जाएगा जो एक आम जनता के साथ सलूक किया जाता है। आप विधायक हो गए तो कोई आप किया जाता है निकल गया है, और कोई नहीं, अभी आपने क्या कहा? आम जनता के साथ जैसा सलूक किया जाता है वैसे ही विपक्ष के साथ किया जाएगा। मैंने जो आम जनता के साथ कैसे सलूक होता है? पल्लवी जी, आम जनता जो गलत कर रही है तो उसके साथ भी वही हो रहा है। अब विधायक जी गलत, आप समझ रहे हैं सर, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग और आम जनता में कितना अंतर होता है? स्पेशल कानून होगा क्या? नहीं, आप पहले तो शब्दों का इस्तेमाल ठीक कीजिए सर। आम जनता का मतलब, आम जनता का मतलब क्या था? आम जनता मतलब कि जो गलत करेगा, मैं उस पर कह रहा हूँ ना, कि जो आम जनता में जो गलत काम करेंगे उन पर जो कानून का होता है वही कानून अगर विधायक गलत करते तो सही होते हैं। अगर ये अध्यक्ष के आसन के पास जाकर हल्ला हंगामा करना अगर सही मानते हो तो अच्छी है, लेकिन बात क्या सकते हैं? जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता हो उससे आप क्या ले सकते हैं? जिनके विपक्ष के नेता ही 8वां 9वां पास भी न हो उनसे आप क्या ले सकते हैं? विधानसभा को चलाने के लिए शिक्षा के भी बहुत बड़ी जरूरत होती है। ये तो दुर्भाग्य है बिहार का नहीं पूरे देश का, जिसके माता पिता खुद मुख्यमंत्री रहे और उनके बच्चे पढ़ नहीं पाए, तो इससे दुर्भाग्य। और इन लोगों से इससे ज्यादा कल्पना बिहार की जनता नहीं करती है। ये लोग अपने काज को करते हैं और जनता के विकास के सवाल पर इनको कोई मतलब नहीं है। 2 महीना गायब रहेंगे और आएंगे बोलेंगे कि 3 महीना में सरकार गिर जाएगी, उसके बाद एक नीतीश सरकार फेल। इनको और ये सबसे कुछ नहीं है और इनके बातों को हम लोग लेते नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने जो फैसला लिया है वो फैसला सही है। अब इनको तो ये तो पहले से तय किए हुए हैं कि हम विधानसभा नहीं चलने देंगे। इन्होंने विधानसभा नहीं चलने देंगे। जो सरकारी कार्य है जिसको पास कराना है वो पास हो जाएगा, वो वही होता है। ये तो चाहते ही है कि ये जैसे ही करेंगे तो इनकी गलती सामने आ जाएगी। तो इसीलिए विकास से इनको क्या लेना देना है? विकास से तो कोसों दूर है। इसीलिए इनके बातों को कुछ नहीं। विधानसभा के अध्यक्ष का जो फैसला है वो फैसला सही है और विधानसभा अध्यक्ष के फैसला को सभी विधायकों को मानने की आवश्यकता है। कोई मायने नहीं रखती। लोकतंत्र में विपक्ष का कोई काम नहीं है, ये बात आपकी एकदम सही कह रहे हैं सर। आप विपक्ष का क्या काम है लोकतंत्र में, बताइए? विपक्ष किसके लिए होता है? सही कह रहे हैं आप, एकदम सही कह रहे हैं। मैं इसी पर आऊंगी अरुण कुमार जी आपके पास, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी बताइए, क्या पहले से ही आप लोगों की ये योजना है, ये रणनीति है कि इस मसले को हम इतना उठाएंगे कि सत्र की कार्यवाही चल ना पाए और जितने भी तमाम अहम विधेयक हैं, जनता के हित से जुड़े हुए जो मामले हैं, वो उठ ही ना पाए? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता के हितों की बात अगर रखनी होती तो विधानसभा का सत्र 4 दिन और 5 दिन का नहीं होता, पहली चीज। और दूसरी चीज जो अभी हमारे मनु जी के जवाब देते हैं, इन्होंने कहा कि आम जनता को, आम जनता क्या आम जनता अपराधी है? ये आम जनता तो सत्ता के मद में इतने चूर हो गए हैं कि आम जनता को आप अपराधी कह रहे हैं। बार बार क्या आप जनता को संदेश देना चाह रहे हैं? जनता को धमकी दे रहे हैं कि विधायक को धमकी दे रहे हैं, ये हमें पता नहीं, ये यही जाने। तीसरी बात ये, बार बार जब इन्हें मुद्दा पर जवाब नहीं देना रहता है तो सीधे आ जाएंगे कि 8वां पास 9वां पास। इन्हें ये नहीं मालूम है, ये जदयू के लोग जो है, इन्हें ये नहीं मालूम है कि इनके उप मुख्यमंत्री का कितनी शिक्षा है, इनके प्रधानमंत्री की कितनी शिक्षा है। ये क्या बोलेंगे? ये खाली टेक्नोलॉजी करना जानते हैं, इनको तो ABCD मालूम है नहीं
कि क्या है क्या नहीं है। इन्हें ये भी नहीं मालूम है कि विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कार्रवाई की है। ये लोग बैठ करके राम भजन करने में लगे हुए हैं। राम भजन करने से कुछ नहीं होगा। लालू जी का भजन आप लोग दिन भर करते रहते हैं ना, जय लालू जय लालू जय लालू, तो उससे आप विधायक और मंत्री नहीं बनिएगा। जैसे सुशील कुमार मोदी लालू जी का नाम लेकर के बन गए, उससे सब लोग नहीं बन पाएंगे। ठीक है, मोदी जी का कुछ भक्ति ज्यादा था इसलिए बन गए। अब आप लोग कुछ नहीं बनने वाले हैं लालू जी का नाम लेकर के। और जहां तक रही विधानसभा अध्यक्ष की बात, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, आज के सर्वदलीय बैठक में जो निर्णय हुआ है वो निर्णय जो हुआ है वो आप लोगों को भी बताया गया है। और दूसरी, कल हम लोग के महागठबंधन विधायक दल का बैठक होगा। बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि क्या रणनीति होगी, कैसे विधायकों की सुरक्षा पर बात होगी। ये कहते हैं विधायक की सुरक्षा के लिए इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। विधानसभा में नहीं सर, तो बात यह है ना कि अभी देखिए वैसे ही इन्होंने सत्र की जो कार्यवाही का समय है काफी कम रखा है। अब ऐसे में अगर आप विधायकों की सुरक्षा पर बात करना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि इतने दिन की कार्यवाही सिर्फ विधायकों की सुरक्षा पर ही पूरी खर्च हो जाएगी। कुछ तो जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। मैं कहता हूं कि विधानसभा में ये लाए ना, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जो व्यक्ति टीका लगा करके नहीं आएगा वो विधानसभा नहीं आएगा। तो ये विधायकों की किस चीज के लिए किया गया? विधायकों की सुरक्षा के लिए किया गया। तो विधानसभा अध्यक्ष को सुरक्षा के लिए लिखित आश्वासन तो चाहिए ना कि हाँ हम बिहार विधानसभा में आए हुए विधायकों की पूरी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि विधानसभा आज कह रहे थे विधानसभा के स्पीकर कि हम आश्वस्त करते हैं कि जो पहले हुआ वो इस बार नहीं होगा, किसी तरह से कोई भी इस तरह की चीजें नहीं होंगी कि मर्यादा भंग हो जाए। उसके बाद भी लिखित आश्वासन चाहिए। लिखित आश्वासन हम लोग ने लिखित दिया है, प्रतिवेदन दिया है लिख करके विधानसभा अध्यक्ष को। नेता प्रतिपक्ष ने, ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, लिख करके जब दिया गया है नेता विरोधी दल, ये इनके बातों का कोई भरोसा क्या करेगा? ये बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, बोले थे कुछ, पिटवा दिए विधायक को, मरवा दिए विधायक को। आप देखिए उत्तर प्रदेश की घटना देखिए, ये लोग क्या किया, महिला लोग को साड़ी खोल कर रोड पर दौड़ाने का काम किया। तो ये लोग सिर्फ बोलने के लिए, ये लोग के भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे हैं, एक बोलने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ। इसलिए जब विधानसभा अध्यक्ष को लिखित आश्वासन विधायकों की सुरक्षा पर देनी चाहिए। बताइए मनोज जी, वो लिखित आश्वासन मांग रहे हैं। के अंदर विधायक अपने आचरण को ठीक रखेंगे तो उनको सुरक्षा का सवाल कहाँ उठता है? मार्शल तो तब आते हैं ना। अभी शांत रहिए, आप बोल रहे थे तो मैं आपको नहीं बोला, आपके तारीफ आप फिर बोलते, जितना आपको टाई करना है कैसे होगी? चलिए, आप कह रहे हैं कि सुरक्षा की बात नहीं होनी है, आपके जी हुजूरी करे, जो वो करे विधायक को जाके घेर ले। ये विधायकों की परंपरा है। विधानसभा सदस्य का ये आचरण है कि विधानसभा अध्यक्ष को कक्ष में बंद कर दे, बाहर से घेर ले। मैंने शुरू में भी कहा कि जो कानून आम जनता के ऊपर लागू है वही कानून विधायक के ऊपर लागू रहेगा। यही स्थिति रहेगा। और आश्वस्त आप अपने आचरण जो संस्कार है वो संस्कार के साथ नहीं करेंगे तो चलेगा। आपका आपने कोई बात नहीं किया, कोई विकास की बात नहीं किया, आपने कभी विकास के सवाल को नहीं उठाया, आपने हमेशा हल्ला आंदोलन करने का काम किया। लेकिन जब आपकी आचरण खराब होगी, विधायक आपके मर्यादा को साथ करेंगे तो जरूर विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करना पड़ेगा। अगर आपके विधायक मर्यादा का पालन करेंगे तो कहाँ कभी इस तरह की बात हुई है? अपना स्टेटस भी देखिए ना, अपनी गलती भी देखिए ना, कि दूसरे के गलती क्या देख रहे हैं? आप अपनी गलती देखिए। आप मर्यादा को साथ करेंगे तो क्या किया जाएगा? आपके मर्यादा को आप किसे कहते हैं बताइए जरा आप।
अरे मर्यादा नहीं करते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष को कक्ष में बंद करके बाहर करा देंगे। महिला विधायकों को लेके आसन को घेर लीजिए। आप ये सब दुष्कर्म कीजिएगा तो अध्यक्ष को अपने पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसमें आखिर पुलिस को विधानसभा के अंदर में किसने बुलवाने का प्रयास किया? किस कारण से पुलिस को आना पड़ा? आपके करतूत के कारण पुलिस को आना पड़ा। इससे पहले कभी बिहार विधानसभा में पुलिस नहीं प्रवेश किया है। इतिहास उठा के देख लीजिए। तो आपका तो काम ही है हर चीज में रिकॉर्ड बनाना। आप बना रहे हैं। आप शांति से चलेंगे, विधानसभा शांति से चलेगी तो आपकी ठीक रहेगी। अगर आप वहां पर मर्यादा का उल्लंघन कीजिएगा, जो नियमावली है उस नियमावली के खिलाफ जाइएगा तो अध्यक्ष स्वतंत्र है, उनको तो कोई रोक नहीं सकता है विधानसभा के। तो क्या ये कार्यवाही ऐसे ही चलती रहेगी मनोज जी? अभी आप दोनों में इतनी बहस हो रही है तो आप सोच लीजिए सत्र की कार्यवाही के दौरान क्या होगा। तो क्या ये कार्यवाही सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ने वाली है? जी आप नोट कर लीजिए, इस चारों दिन ये लोग इसी मामले को उठाएंगे और इसी को लेकर विधानसभा में हंगामा करेंगे। इसके सिवा इनके पास कोई काम नहीं है। ये हमेशा इसी तरह की बात करते रहेंगे। इनको विकास से कोई मतलब कभी है ये नहीं। तो इसलिए इसमें जो है इनसे क्या आशा रख सकते हैं? हम लोग कोई आशा नहीं रख सकते हैं। हमारा जो काम है, सरकार का जो काम है, सरकार अपनी काम करेगी। विधानसभा अध्यक्ष जी का जो अधिकार है उस अधिकार पर चलेंगे। हम पुनः विनम्र होके इनसे प्रार्थना करेंगे कि इस तरह का किसी तरह का कोई मर्यादा रहित काम न हो, अपने मर्यादा में रहें। विधानसभा सही से चलेगा। जनता के जो सवाल हैं उन सवाल को उठाने का प्रयास कीजिए। जनता आपको भला कहेगी। मैं यही देखिए मनोज जी आपने जो कुछ भी कहा वो अरुण जी सुन रहे हैं। अब अरुण जी बात तो इतनी सी साफ है कि अगर ये 4 दिन की कार्यवाही सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ी रही तो इसका जो ठीकरा है वो सीधे सीधे विपक्ष पर फूटेगा कि आपने कार्यवाही नहीं चलने दी और जो जनता से जुड़े मुद्दे थे वो आपने नहीं उठने दिए। और अभी मैं भी आपसे जानना चाह रही हूं कि विपक्ष बस एक ही मुद्दा लेकर इस बार सत्र में जाना चाह रहा है या कोई और भी मुद्दे हैं आपके पास? विधायकों की सुरक्षा के अलावा कौन सा मुद्दा है जिसका जनता से सीधे सरोकार हो? देखिए विधानसभा में मुद्दे की कमी नहीं है। ये सरकार गिरी हुई सरकार है। ये गिरी हुई सरकार है और गिरी हुई सरकार के खिलाफ मुद्दों की कमी नहीं है। हम लोग मुद्दा उठाने वाले हैं, बहुत सारे मुद्दे उठाने वाले हैं, लेकिन अब विधायकों की भी सुरक्षा पहले होगी। उसके लिए तो कह दिया ना उन्होंने सर, उसके लिए तो वो कह ही चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष को लिख कर देना होगा पहली चीज। और कौन कौन मुद्दे उठेंगे मैं कह चुका हूँ। कल विधायक दल का बैठक है। विधायक दल के बैठक में रणनीति तैयार होगी कि सरकार को किस किस मुद्दे पर घेरा जाए, सरकार कहाँ कहाँ फेलुअर हुई है, सरकार कहाँ कहाँ गिरी हुई है, वो सब बातों को विधानसभा में उठाकर जनहित को बाढ़ आया हुआ है, महंगाई बढ़ी हुई है। आप मुद्दे की कमी के मुद्दा से तो ये लोग भटकाना चाहते हैं। विपक्ष कभी मुद्दा से नहीं भटकाना चाह रहे हैं। किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है तो ये लोग मुद्दा को भटका करके कभी जनसंख्या की बात करेंगे तो कभी कुछ की बात करेंगे, कभी कुछ की बात करेंगे। ये लोग को सरकार लोगों का ध्यान भटकाने पर सिर्फ लगी हुई है। हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। ये सरकार सोच रही है। चलिए सर, अगर सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है तो विपक्ष से हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप सरकार का ध्यान जनता से जुड़े मुद्दों पर जरूर आकर्षित करें ताकि जो ये विधानसभा की कार्यवाही है वो पूरी ऐसे ही खराब ना हो जाए, हंगामे की भेंट ना चढ़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, जनहित से जुड़े मुद्दे उठने चाहिए और जनता को राहत मिले, इस पर सबसे पहले फोकस होना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की जो सत्र की कार्यवाही है वो 26 तारीख से शुरू होने वाली है और इसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। ऐसा कहना है विधानसभा स्पीकर का कि बैठक काफी शांतिपूर्वक तरीके से हुई है और ये आश्वासन दिया है विपक्ष ने कि हम सत्र की कार्यवाही आसानी से और शांतिपूर्वक तरीके से
चलने देंगे। हालांकि विपक्ष के तेवर अभी से ही तेज नजर आ रहे हैं और ऐसा लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में जब सत्र की कार्यवाही शुरू होगी तो विपक्ष इतनी शांति से बैठा रहेगा। अगले मुद्दे का हम यहाँ रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान की शह पर अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के रणनीतिक रूप से बेहद अहम स्पिन बोल्डाक जिले पर कब्जा करने वाले तालिबान ने यहां पर खून की होली खेलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के चमन बॉर्डर से सटे स्पिन बोल्डाक जिले में 100 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई है। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि इसे पाकिस्तान के आदेश पर अंजाम दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि तालिबान ने इन आम नागरिकों को बिना किसी वजह के मार दिया। इस बीच कंधार के प्रांतीय काउंसिल के एक सदस्य ने कहा है कि उनके 2 बेटों को ईद के एक दिन पहले उठा लिया गया था और अज्ञात लोगों ने उसकी बाद में हत्या कर दी। इस बीच तालिबान ने आम नागरिकों की हत्या के आरोप का खंडन किया है। हालांकि अफगान का कहना है कि कुछ लोगों ने यह बताया है कि तालिबान 380 से ज्यादा लोगों को लेकर गए और कई लोगों की हत्या कर दी। इनकी लाशें अभी भी वहां पर पड़ी हुई हैं। अफगान के गृह मंत्रालय का कहना है कि स्पिन बोल्डाक में मारे गए लोगों की लाशें अभी भी मैदान पर हैं। उन्होंने ये कहा है कि तालिबान ने इन निर्दोष लोगों की हत्या की है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने आगे कहा कि तालिबान ने लोगों के घरों और सरकारी कार्यालयों को लूट लिया है। तो अफगान और तालिबान के बीच में जो इस समय जंग छिड़ी हुई है उसका असर हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। पाकिस्तान की शह पर तालिबान ने 100 नागरिकों की हत्या कर दी है। इस तरह की जानकारी इस समय सामने निकल कर आ रही है। हालांकि तालिबान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। तालिबान ने कहा है कि इस तरह का कोई भी कृत्य हमारे द्वारा नहीं किया गया। रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस मसले पर तमाम चर्चा करने के लिए। सर, स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। सर, मेरा सवाल सीधा सा ये है कि अफगान और तालिबान के बीच में जो भी समय जंग छिड़ी हुई है वो सबके सामने है। भारत का इस पर क्या असर रहेगा सर? देखिए, ऐसा है कि जो तालिबान एलिमेंट है जिसको कि अमेरिका और पाकिस्तान ने पैदा किया था रशिया के खिलाफत के लिए, अब वो फ्री हो गया है। अफगानिस्तान गवर्नमेंट कमजोर पड़ रही है। वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट को फिर अधिकार जमा रहा है। अमेरिका निकल चुका है और जगह खाली रिक्त हो गया है, बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट हो गया है। और इस समय पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के ऊपर भी जमाना चाहता है अपना हक, और वो उसके 10,000 से 15,000 सैनिक या 20,000 के करीब अफगानिस्तान तालिबान फोर्सेस के साथ मिलकर अफगानिस्तान पे हावी हो रहे हैं। अब आधे से ज्यादा अफगानिस्तान उनके कब्जे में आ गया है। अब इस स्थिति में ये देखा जाना चाहिए, और हमें और पता चला है कि भारत ने जो $3.5 बिलियन जो का निवेश किया है, बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, डैम्स वगैरह बनाए हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको क्षति पहुंचाना, उनको नष्ट करने का उन्होंने पाकिस्तानी और तालिबान ने ये पीड़ा उठाया। ये सुनने में आया है। हालांकि ये भी सुनने में आया था कि एक खास मीटिंग में तालिबान ने भारत को आश्वासन दिया था कि हम कश्मीर के मुद्दे पे दखल नहीं देंगे, आपके साथ कोई भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्ते आप हमारी खिलाफत मत करिए। कहने का मतलब ये था उनका। तो अभी ये देखना होगा कि हमारा स्थिति क्या है। हम मिलिटरीली इन्वॉल्व नहीं है, पर हमारा बहुत सारा हमारे इंडियन और क्या कहते हैं लोग वहां पे रहते हैं, इंडियन कम्युनिटी के लोग वहां पे रहते हैं। $3.5 बिलियन का समावेश किया गया है। बड़ी बिजनेस है। बहुत भारी नुकसान पहुंचेगा भारत को अगर हम इसको रोक ना पाए। पर यही नहीं बात, अमेरिका जो निकल गया है, अमेरिका अब वापस आने की कोशिश इसलिए करेगा, बाई ग्राउंड नहीं, बाई एयर बॉम्बिंग करेगा। 2001-2002 में जो आप देखते थे, तोरा बोरा माउंटेन्स पे सिशेल से टेक ऑफ करेगा, दियो गार्शिया से टेक ऑफ करेगा, मॉरिशस से टेक ऑफ करेगा, और वो बमबारी करेगा अगेंस्ट द तालिबान फोर्सेज एंड पाकिस्तानी फोर्सेज। अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगा, क्योंकि इस समय अफगानिस्तान चीफ ने बोल दिया है, अमेरिका के जो जॉइंट सर्विसेज का चीफ, उसने कह दिया है कि हमने अफगानिस्तान को तो छोड़ा है, अफगानिस्तान बहुत ही ज्यादा संकट में पड़ गया है। वो ये उनकी जुबानी उन्होंने बोला है। इसका मतलब है अमेरिका फिक्रमंद है। फिक्रमंद इसलिए है कि अगर पाकिस्तान आता है तो चाइना भी वहां पे ताकतवर बन जाएगा। अगर चाइना ताकतवर बनता है
तब रशिया का इंटरेस्ट वहां पे आएगा, या उनके बीच में झड़प होगी या कुछ तालमेल होगा। कहने का मतलब है वो पूरा एरिया एक अनसर्टन एरिया, अनस्टेबल एरिया बन जाएगा, नॉन सिक्योर एरिया, क्योंकि वहां से फिर हमारे कश्मीर में प्रॉब्लम शुरू होगी, आतंकवाद शुरू होगा, फिर इस्लामी झंडे जिहादी का बोलबाला खड़ा शुरू होगा। अब ये नहीं पता कि तालिबान कौन सा करवट लेता है। ऐसा है। समस्या का समाधान क्या है? मेरा सवाल यही है कि जो भी इस समय चल रहा है, इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक पर लौट के जैसे ही मैं आऊंगी, ये सवाल ऐसे ही बरकरार रहेगा और इसका जवाब हम जरूर लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अफगानिस्तान तालिबान के मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, रक्षा विशेषज्ञ, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, अभी जैसा आपने कहा कि अमेरिका निकल गया है और अभी ये ताजा जानकारी मिल रही है कि अमेरिका ने हवा से बम गिराए हैं और लगभग 3 से 5 तालिबानी मारे भी गए हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। अब सवाल यह है सर, जो नरसंहार इस समय मचा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसके समाधान का उपाय क्या है? देखिए, जैसा मैंने कहा, मैंने तो आज से कई 15 दिन जब निकल रहे थे तभी कहा था कि ये बमबारी करेगा, और वही शुरू हो गई। आपने मेरे को पहली न्यूज सुनाई, मेरे को पता भी नहीं था ये। खैर, अब ये जब शुरू हो गया है, भारत का इस समय एक ड्यूटी बनती है। भारत का समावेश हो गया है क्वाड अरेंजमेंट में। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया उसका मेंबर है। साउथ चाइना सी की बात मैं कर रहा हूं, उसका मिलिटराइजेशन होना चाहिए। भारत को यह पॉइंट आगे रखना चाहिए कि अब अफगानिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है एशिया पैसिफिक रीजन का, उसके अंदर स्टेबिलिटी लानी बड़ी जरूरी है। और चाइना जो जिसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं क्वाड में, चाइना भी वहां ताकतवर बन रहा है और वहां पे घुसने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि एक और क्वाड बन रहा है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका और उज्बेकिस्तान मिलेंगे। तो वो इस इंस्टेबिलिटी में एक चीज ये है कि अमेरिका कॉमन है, तो अमेरिका को ये बताना पड़ेगा कि अब जल्द से जल्द आप इसको खत्म करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर तालिबान खत्म ना हुआ तो हमारे भारत का और बाकी जितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, पीस लविंग कंट्रीज हैं, सबका नुकसान होगा। एक का नहीं बल्कि सबका नुकसान होगा। आप देखेंगे अगर तालिबान वहां पे ताकतवर हो गया और आईएसआईएस के साथ उसके रिलेशन ठीक हो गए जैसे, तो आप देखेंगे टर्की वहां घुस जाएगा। टर्की अपनी वो अपने को खलीफा डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा जो जिसको कहते हैं जिहादी इलाका बन जाएगा ये सारा का सारा। उस समय रेडिकल इस्लाम इस कदर आग पकड़ेगा कि हमारे जितने और जो मुसलमान भाई हैं जो हमारे जो इस चीज के खिलाफ कर रहे हैं वो भी असहाय हो जाएंगे। बाकी कंट्री सऊदी अरेबिया वगैरह वो भी असहाय हो जाएंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि यहां स्टेबिलिटी लाना, और इस समय भारत को अमेरिका को अवगत कराना होगा, रशिया के साथ मीटिंग करनी होगी कि आप किसी तरीके से स्टेबिलिटी लाइए। रशिया भी नहीं इंटरेस्टेड है कि चाइना वहां आधिपत्य जमाए ना अमेरिका जमाए। तो कोई एक पीसफुल अरेंजमेंट होगा जिसमें 4-5 कंट्रीज मिलके कुछ पीस वार्ता की बात, शांति वार्ता की बात शुरू होगी। यही हो सकता है। इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। मिलिट्री सोल्यूशन ये है कि आप तालिबान का मिलिट्री एडवांस रोकिए और अफगानिस्तान को उभरने दीजिए। यही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। जी सर, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहती हूँ, पाकिस्तान किस तरीके से तालिबान को पूरी मदद पहुंचा रहा है? अभी भी जो खबर मिल रही है कि 100 नागरिक मार दिए गए, पाकिस्तान के आदेश पर ये नागरिक मारे गए हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। देखिए, पाकिस्तान के 20,000 के करीब सैनिक अफगानिस्तान को मदद कर रहे हैं, तालिबान को मदद कर रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान खुद वहां आधिपत्य जमाना चाहता है और चीन उसको कहेगा कि आप जरूर करिए, क्योंकि चीन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में और कोई खलल नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि भारत यहां पे समावेश करे। हाँ, अगर भारत इस समय पीओके पे हमला करता है तो आप देखेंगे कि सारा का सारा ध्यान पाकिस्तान और चाइना का उधर बढ़ जाएगा। फिर अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर कम होगा। पर इस बात के लिए भारत को मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा, या भारत अमेरिका को कहे कि आप इतना प्रेशर डालिए पाकिस्तान के ऊपर कि वो मिलिट्री एक्शन वहां पे इन्वॉल्वमेंट बंद करे। और इसीलिए पर ताज्जुब की बात यह है, आयरनी ये है
कि अमेरिका पाकिस्तान पे डिपेंड कर रहा है कि वो उसको कोई एयरबेस दे, इसीलिए वो अगर एयरबेस नहीं मिलता तो वो लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग ही करता रहेगा। तो इस समय अमेरिका को बहुत सोचना और विचारना है। इस समय हमारी डिप्लोमेसी अमेरिका को संभालने में लगनी चाहिए कि अमेरिका अगर जिस दिशा में बॉम्बिंग कर रहा है वो तालिबान को रोके और अफगानिस्तान को कब्जे पर कब्जा होने से उसको बचाए। ये तब तक तो ठीक रहेगी, नहीं तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। ग्राउंड फोर्सेस कोई है नहीं जो कि तालिबान की अपोज कर सकती है। अमेरिकन निकल गए हैं वहां से, शायद अमेरिका को पता था कि ये होने वाला है इसलिए वो निकले हैं। जो भी है, अगर अमेरिका निकल गया वहां पे तो अब और कोई चारा नहीं है। अफगानिस्तान को बचाना है तो मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट तालिबान ही ले सकते हैं और वो एरियल एक्शन है। पीस वार्ता हो नहीं सकती क्योंकि तालिबान अब रुकेगा नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। पीसफुल नेगोशिएशन में तालिबान नहीं रुकने वाला। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच की जो ये तल्खी है वो बढ़ती जा रही है। ताजा जानकारी मिली है कि तालिबान ने 100 आम नागरिकों की हत्या कर दी है, वो भी पाकिस्तान के कहने पर। खैर, अब देखना यही रहेगा कि ये जो जंग है कितना विकराल रूप धारण करती है और किस पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।